इस सीरीज में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, कि इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसका और हम सारा सीरीज इसमें डालेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि मर्केंटलिज्म ओरिजिनेटेड इन, मतलब कि जो वाणिज्यवाद है, वाणिज्यवाद का जन्म कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुआ था, जो इंडिया में इसी के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी जो आई थी, है ना। तो व्यापारवाद जो सबसे पहला शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था, ब्रिटेन से हुआ था, है ना। फ्रांस से जनरली हमारा फिजियोक्रेट्स का शुरुआत होता है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्केंटलिज्म वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ, है ना, कि वाणिज्यवाद जो है वो किस विचारधारा से प्रेरित था, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और रीजनलिज्म। तो ये बेसिकली नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद पे आधारित था कि अपने देश को समृद्ध बनाना है, जिसके लिए आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, व्यापार को बढ़ाना होगा, दूसरा देश में एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट जो है मर्केंटलिज्म सपोर्टेड बाय, कि मर्केंटलिज्म किस थ्योरी को ये सपोर्ट करते थे, किस कॉन्सेप्ट को, फ्री ट्रेड को, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड और ऑटार्की। तो देखिए मर्केंटलिज्म हमेशा रेगुलेटेड ट्रेड का बात करता था कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ और इंपोर्ट को कम करो, इंपोर्ट कम से कम करो, ताकि हमारे पास गोल्ड ज़्यादा हो ना और हमारा देश समृद्ध बने। इसी के तहत हमारा ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वो इस पे काम करती थी। और फ्री ट्रेड इसके बाद शुरुआत होता है ना, जिसको हम लोग क्लासिकल कहते हैं। और ऑटार्की का मतलब होता है क्लोज इकोनॉमिक, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो मर्केंटलिज्म सपोर्ट किसको करता था, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड को। नेक्स्ट है मर्केंटलिज्म एडवोकेटेड, है ना, कि मर्केंटलिज्म जो था उनका किस चीज़ को बढ़ावा देते थे, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल। तो इसमें हमारा क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल, क्योंकि उस समय गोल्ड का प्रचलन था, है ना, व्यापार भी होता था तो गोल्ड पे होता था। तो जब एक्सपोर्ट कोई भी कंट्री करता था तो उसके बदले में क्या होता था, गोल्ड मिलता था ना, गोल्ड पेमेंट के रूप में गोल्ड मिलता था, और प्रीशियस मेटल जैसे कि हीरा, सोना, चांदी, है ना, ये सारे चीज मिलता था, ठीक है। तो इन लोग का कॉन्सेप्ट ही था कि जिसके पास जितना गोल्ड होगा वो कंट्री उतना समृद्ध होगा या फिर डेवलप होगा। इसलिए इन लोग एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करते थे और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करते थे। तो मर्केंटलिज्म जो है वो बेसिकली क्या चीज़ का बात करता था, एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड, मतलब कि सोना और अन्य कीमती वस्तुओं को संचय करना, मतलब एक्यूमुलेशन मतलब संग्रह करने के लिए। नेक्स्ट है मर्केंटलिज्म फेवर, मर्केंटलिज्म किस चीज़ को फेवर करता था, सोल्जर, सिविल सर्वेंट, फार्मर, मर्चेंट क्लास। तो ये मर्चेंट क्लास को फेवर करता था, है ना, व्यापारवाद को। इन फ्रांस मर्केंटलिज्म वाज नोन एज, है ना, कि फ्रांस में मर्केंटलिज्म को क्या बोला जाता था, तो वहां पर बोला जाता था कैम्ब्रलिज्म, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन है सैम्ब्रलिज्म, भी कहीं कहीं पे पढ़ता है, तो हम लोग अपना प्रोनाउंसिएशन में इसको कैम्ब्रलिज्म पढ़ते हैं। तो कैपिटलिज्म को वहां पर कैम्ब्रलिज्म के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और फिजियोक्रेसी भी इसी का पार्ट था, यहीं से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है जर्मन काउंटर पार्ट ऑफ मर्केंटलिस्ट वर, है ना, जो जर्मन मर्केंटलिस्ट था उन लोग का क्या विचारधारा था। तो इन लोग का भी सेम था, कमरलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रांस और जर्मनी में दोनों में कैपिटलिज्म का रिप्रेजेंटेटिव क्या था, कैम्ब्रलिस्ट। इनको कैपिटलिस्ट को यहाँ पर कैम्ब्रलिस्ट बोला जाता था। रिएक्शन against mercantilism in France manifested itself in the form of, है ना, यहाँ पर ये बोलता है कि फ्रांस में मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हुआ था, है ना, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया था। तो मर्केंटलिज्म तो हमारा ब्रिटेन से शुरू होता है, लेकिन फिजियोक्रेट्स जो है, फिजियोक्रेसी, प्राकृतिकवाद, वो हमारा फ्रांस से शुरू होता है। तो ये मर्केंटलिज्म का अगेंस्ट था, उसका विरोधाभास था, है ना, कि मर्केंटलिज्म व्यापारवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता था, फिजिकल गुड्स का, है ना, कि भौतिकवाद को ज़्यादा सपोर्ट करता था, जबकि प्राकृतिकवाद में प्राकृतिक को ज़्यादा सपोर्ट देता था, मतलब एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट मर्केंटलिज्म डेवलप ड्यूरिंग द फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूजलिज्म टू, है ना,
कहने का मतलब है कि मर्केंटिलिज्म का जो विकास हुआ, व्यापारवाद का विकास हुआ, किस फेज में हुआ कि फ्यूडल ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू, है ना, मतलब कि राजतंत्र से किसकी ओर। तो ये हमारा कॉमर्शियल कैपिटलिज्म से शुरू होता है ना, फ्यूडलिज्म टू कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म कहने का मतलब होता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एक्सपोर्ट करेगा, है ना। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कहने का मतलब होता है कि देश के अंदर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना और हमारा सेकेंडरी सेक्टर को जो है उसको डेवलप करना। लेकिन कॉमर्शियलिज्म कैपिटलिज्म कहने का मतलब होता है कि व्यापारवाद को बढ़ावा देना, व्यवसायिक को, है ना। और जिसके लिए इन लोग क्या करते थे, इंग्लैंड जो ब्रिटेन जो था वो दूसरे देशों को गुलाम बनाता था ताकि वहां से रॉ मटेरियल ले सके और अपना व्यापार को बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिजियोक्रेट्स वर अपोज टू, है ना। फिजियोक्रेट जो था वो किसको अपोज करता था, मर्केंटिलिज्म को, है ना। ये इसका विरोध करता था मर्केंटिलिज्म को, ठीक है। और फिजियोक्रेट जो था वो फ्रांस का था, जबकि मर्केंटिलिज्म हमारा ब्रिटेन का था। फिजियोक्रेसी विच डेवलप एज कॉमर्शियल कैपिटलिज्म वाज एल्डिंग प्लेस, है ना, कि प्राकृतिकवाद का जो विकास हुआ, है ना, वो कॉमर्शियल कैपिटलिज्म के जगह पर क्या स्थापित किया था, है ना, विच डेवलप्ड एज ए कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, है ना। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म को कौन डेवलप किया, विकसित किया, है ना, वाज यील्डिंग प्लेस टू, किसके जगह पर इसको प्लेस किया गया था। तो ये हमारा आ जाएगा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को, है ना। जबकि मर्केंटिलिज्म में क्या था, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म था, जबकि फिजियोक्रेट्स जो था वो हमारा कॉमर्शियल कैपिटलिज्म की जगह पर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का विकास किया था। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय, है ना। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कौन दिया था, एडम स्मिथ, है ना। रिकार्डो कंपैरेटिव देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय रिकार्डो। ओनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच क्लासिकल इकोनॉमिक्स कंसीडर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वाज, है ना। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा है। इसका मतलब होता है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो केवल एक ही फैक्टर बोलते थे कि प्रोडक्शन इज ओनली वन फैक्टर, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वन फैक्टर। तो कौन सा फैक्टर था, तो उन लोग के हिसाब से लेबर था, है ना, कि लेबर इज ए ओनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉजेज ऑफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज, है ना। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो किसके आधार पे होता था, तो वो होता था डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, डिफरिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर बेसिकली जब लेबर ही केवल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो उसी के डिफरेंट प्रोडक्टिविटी पे व्यापार होता था, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, खास करके एडम स्मिथ और एडम स्मिथ के पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे व्यापार का, है ना, वो सारे क्या मानते थे कि लेबर का प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता अलग अलग होने के कारण, है ना, अलग अलग कॉस्ट होता है और अलग अलग कॉस्ट होने के कारण हमारा व्यापार होता है। जिस चीज के उत्पादन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होगा, है ना, मतलब कम लागत लगेगा, उसी में वो स्पेशलाइज होगा, और जिसमें ज्यादा कॉस्ट लागत लगेगा उसको वो इंपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉस्ट कंडीशन ऑफ गुड्स आर एज फॉलो लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन आवर, है ना, कि कॉस्ट कंडीशन जो दिया हुआ है ना, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर गुड्स, एक यूनिट गुड्स को उत्पादन करने के लिए, है ना, ए का एक यूनिट गुड्स और बी का एक यूनिट गुड्स, और दो कंट्री है इंडिया और यूएसए। तो इंडिया को एक उत्पादन करने में कितना लगता है, 10 घंटा लगता है ना, और जबकि बी गुड्स को उत्पादन करने में 20 घंटा लगता है। वहीं यूएसए को ए को उत्पादन करने में 20 घंटा लगता है, जबकि बी को उत्पादन करने में 10 आवर लगता है। तो इसके अनुसार से पहला क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया विल एक्सपोर्ट, तो ये एक्चुअली एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का एग्जांपल है। तो यहाँ पर इंडिया जो है किसमें कॉस्ट एडवांटेज है, सबसे कम लेबर घंटा किसमें लगता है, तो इंडिया को ए में लगता है ना। ए कमोडिटी को ये उत्पादन करेगा क्योंकि इसको कम लागत लग रहा है, और जबकि यूएसए को बी का उत्पादन करेगा, इसमें बी का कम लग रहा है। तो इंडिया विल एक्सपोर्ट गुड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अबव क्वेश्चन यूएसए विल एक्सपोर्ट
बी गुड्स का करेगा, है ना। अब यहाँ पर बोलता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स ए इन इंडिया इज, अब इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर इंडिया ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगा तो क्या हो जाएगा 10/20 इंडिया के लिए, है ना, और इंडिया में किसका, ए कमोडिटी के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.05। अगर यही बी कमोडिटी के लिए होता तो ये क्या हो जाता 20/10, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इंडिया का ए के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा 0.5 और बी के लिए कितना हो जाएगा 2। वहीं यूएसए के लिए भी सेम आएगा, है ना, ये ए के लिए कितना आ जाएगा 2, ए के लिए 2 आएगा और बी के लिए कितना आ जाएगा 0.5। तो आगे हम लोग देखते हैं ना कि किसका किसका कितना दिया हुआ है ना। ये निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन जो है वो पूछते रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ए इन इंडिया तो कितना होगा 0.5। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स ए इन यूएसए, इसका भी 0.5 होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बी इन इंडिया तो कितना हो जाएगा 2, ऊपर में कैलकुलेट कर दिए हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बी इन यूएसए इसका भी क्या हो जाएगा 2 होगा। नेक्स्ट जो है कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी वाज प्रोपोनेड बाय, तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कौन दिया था, रिकार्डो दिया था, है ना। पहले एडम स्मिथ दिया था एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, तो बाद में यहाँ पर उसको इंप्रूवमेंट करके रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी देते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है यहाँ पर कि यहाँ पर कॉस्ट कंडीशन दिया हुआ है आर एज फॉलो लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन आवर। तो यहाँ पर भी इंडिया के लिए क्या है 120 घंटा लगता है किसका, ए का उत्पादन में, और बी का उत्पादन में 100 लगता है। जबकि यूएसए में क्या लगता है 80 जो है 80 आवर लगता है ए का 1 यूनिट उत्पादन करने में, और बी का 1 यूनिट उत्पादन करने में 90 लगता है ना। देखिए इसका भी कैलकुलेशन करने का सेम टेक्निक है, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो क्या है कि एडम स्मिथ एब्सोल्यूट कॉस्ट का बात करते हैं कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज दोनों में होता है। जो ऊपर के एग्जांपल में देखा जा सकता है कि इंडिया जो है वो ए के उत्पादन में कॉस्ट एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, जबकि यूएसए जो है वो बी के कॉस्ट उत्पादन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। लेकिन रिकार्डो बोलते हैं कि यदि कोई एक कंट्री दोनों ही केस में अगर एडवांटेज हो जाए तो क्या ट्रेड पॉसिबल है, तो उसी का जवाब देते हैं हाँ। तो कैसे, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे वहां पर निकाल रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे, है ना। तो यूएसए इज एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग, यूएसए जो है वो किसके उत्पादन करने में इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी हम लोग कैसे देखेंगे, अगर हम ए को देखेंगे तो 80/90 हो जाएगा, और इसमें हमको देखेंगे किसमें हमको कंपैरेटिव एडवांटेज है। और यूएसए के टर्म में देखेंगे बी के लिए तो B/90/80 होगा। तो देखिए ये जो होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.9 समथिंग आएगा, है ना। और इसमें जो आएगा 1.9 समथिंग, इसमें 1 समथिंग आएगा। तो इसमें सबसे कम किसमें लग रहा है, किसका उत्पादन में लग रहा है, तो ये श्योर सी है कि ए का उत्पादन में, तो ए का उत्पादन में 0.9 लग रहा है। तो दोनों में से मान के लिए इसमें 0.9 आवर लगता है और इसमें 1.1 आवर लगता है एक यूनिट को उत्पादन करने में, इसको यूएसए को। तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी किसमें हो जाएगा, ए के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए जो है वो एफिशिएंट किसमें है, गुड्स ए के उत्पादन के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए कि दोनों को कंपेयर अगर किया जाए कि इंडिया और यूएसए में कौन किस में इफिशिएंट है, तो यहाँ पर दोनों के केस में इंडिया दोनों के केस में इनएफिशिएंट है, क्योंकि एक यूनिट को उत्पादन करने में 120 लग रहा है आवर लग रहा है और इसका 100 लग रहा है। जबकि सेम यूनिट को उत्पादन करने के लिए एक के लिए 80 आवर लगता है और बी के लिए 90 आवर लगता है। तो अगर दोनों को कंपेयर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये जो होगा वो दोनों यूएसए जो है वो इंडिया की तुलना में दोनों में इफिशिएंट है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन एराइज हो, मतलब कि क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा ऑप्शन के अनुसार से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि इंडिया इज इफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग, तो इंडिया जो है वो किसके उत्पादन में इफिशिएंट है, दक्ष है
है ना। तो देखिए अगर हम दोनों को कंपेयर में करेंगे तो ये इनएफिशिएंसीज दोनों में है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव देखेंगे तो कंपैरेटिव किसके उत्पादन करने में होगा, तो यहाँ पर इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, अगर ए के लिए देखेंगे तो 120/100, और दूसरा के लिए क्या हो जाएगा 100/120। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट किसका निकलेगा, ये बी के लिए, है ना, क्योंकि 100 छोटा है और 120 बड़ा है, तो रेशियो इसका छोटा होगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और जबकि इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ ऐसे ये बी के उत्पादन में क्या है, एफिशिएंट, इंडिया जो है वो बी के उत्पादन में एफिशिएंट है। ठीक है, और दोनों का कंपेयर अगर यूएसए और इंडिया के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, है ना, किसी में नहीं, क्योंकि दोनों में एडवांटेज किसका है, हमारा यूएसए का है। लेकिन यही चीज अगर कंपैरेटिव अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, यूएसए हैज कंपैरेटिवली एडवांटेज इन, तो यूएसए जो है कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें है, तो ऊपर में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये ए का उत्पादन में कंपैरेटिवली इफिशिएंट है, और इंडिया हैज कंपैरेटिवली एडवांटेज इन बी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स ए इन इंडिया, है ना, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंडिया के लिए एक गुड्स के लिए कितना आएगा, तो इसको आपको सिंपली कैलकुलेट करना है कि ए के लिए कितना होगा यहाँ पर, तो ये ए के लिए कितना 120/100, तो ये कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा कितना, 6 गुना 12, 5 गुना 10, 6/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/10। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स ए इन यूएसए इज, है ना, अवसर लागत यूएसए में ए गुड्स के लिए कितना है 8/9 है ना, तो 8/9 क्यों, क्योंकि 80/90 होगा। ठीक है, हाँ 8/9, ये नहीं होगा, ये होगा बी ऑप्शन होगा 80/90, सेम रूल है ना। देखिए दोनों में जो अंतर आता है, एब्सोल्यूट वाला में हम लोग ए और बी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, विद इन द कंट्री इसको कंपेयर करते हैं कि दोनों गुड्स अगर हम इंटरनली अगर प्रोड्यूस करेंगे तो एडिशनल यूनिट अगर हम बढ़ाते हैं कॉस्ट लेबर को, तो किसका हमको कम लागत लगेगा, है ना, उसी का ये कंपैरेटिवली एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स बी इन इंडिया, है ना, इंडिया में क्या होगा, बी के लिए कितना हो जाएगा 10/12। ठीक है, उसी तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स बी इन यूएसए कितना हो जाएगा 9/8, ए हो जाएगा। अब देखिए जिसमें कंपैरेटिवली एडवांटेज होगा वही एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया किस में करेगा, बी को करेगा, और यूएसए जो है वो ए को करेगा, क्योंकि ये दोनों में इंडिया को कंपैरेटिवली एडवांटेज बी यूनिट को उत्पादन करने में है, जबकि यूएसए का ए गुड्स को उत्पादन करने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड विल नॉट टेक प्लेस इफ, है ना, कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के अनुसार, है ना, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कब संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, वन कंट्री इज इफिशिएंट इन बोथ द प्रोडक्ट, वन कंट्री इज इनएफिशिएंट इन बोथ द प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टू प्रोडक्ट आर सेम इन बोथ द कंट्रीज। तो देखिए जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो सी वाला में लागू नहीं होगा, है ना, कि यहाँ पर भी क्या होता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज अगर किसी एक कंट्री का होगा किसी एक प्रोडक्ट में तभी संभव होगा, लेकिन अगर दोनों कंट्री का सेम अगर हो जाता है तो ये यहाँ पर व्यापार संभव नहीं है। जैसे कि इंडिया और यूएसए के केस में था कि अगर इंडिया को भी यहाँ पर 80 और यहाँ पर 90 अगर हो जाता तो ये दोनों में क्या होता, दोनों का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज दोनों का बराबर हो जाता, तो यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सर-ओलिन थ्योरी एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड इन टर्म ऑफ, है ना, हेक्सर-ओलिन थ्योरी जो है किस टर्म में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को व्याख्या करता है ना, तो डिमांड डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट, तो डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी,
तो देखिए लेबर प्रोडक्टिविटी क्लासिकल एडम स्मिथ और रिकार्डो करता है, लेकिन हेक्सर ओलिन जो बोलता है कि ट्रेड क्यों होता है, क्योंकि फैक्टर एंडोमेंट के कारण, मतलब कि उत्पादन के साधन की प्रचुरता के कारण, कि जो देश जिस संसाधन में प्रचुरता होता है, एंडोमेंट होता है, वो उसी में स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि जिसका सप्लाई ज्यादा होता है उसका प्राइस भी कम होता है। तो अगर कोई कैपिटल अबंडेंट है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का उत्पादन करेगा, और जो लेबर अबंडेंट है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का उत्पादन करेगा और उसी को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अबंडेंट मतलब कि क्वांटिटी के रूप में आप प्रचुर मात्रा में आपका है। जैसे अगर हम बोलते हैं कोल अबंडेंट, तो मतलब कोल आपके पास ज्यादा है। लेकिन इंटेंसिव कहने का मतलब होता है गहनता, कि आप किस चीज को ज्यादा उपयोग करके आप उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो अबंडेंट हो या फिर स्केयर हो। तो उसी से रिलेटेड हमारा 35 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हेक्सर ओलिन थ्योरी कैपिटल अबंडेंट कंट्री विल एक्सपोर्ट। तो हेक्सर ओलिन के अनुसार जो कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा, और जो लेबर अबंडेंट है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट जस्ट इसका उल्टा करेगा ना, कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू हेक्सर ओलिन थ्योरी लेबर अबंडेंट कंट्री विल इंपोर्ट, तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव का करेगा, क्योंकि लेबर इसके पास अबंडेंट है।